माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या देखने वाले घड़ी खराब है कि नहीं है? देखने वाले तो खराब नहीं है ना। घड़ी आपके हाथ में लगी हुई कैसी है? ठीक। Honorable members, a request has been received by me to suspend the question hour to take up a motion under Rule 168 of the Rules of Procedure to enable discussions on the motion relating to the Nanavati Commission report and action taken by the government. I have agreed to the request and admitted the motion, which reads as that this House urges upon the government to modify the action taken report on the Justice Nanavati Commission of Inquiry and calls upon the government to take action against the person indicted by the aforesaid commission. This will not be treated as a precedent. Shri Rajnath Singh. श्रीमान नानावती कमीशन की रिपोर्ट और एटीआर पर चर्चा प्रारंभ किए जाने हेतु नियम 167 के तहत मैं मोशन मूव करता हूं। 168 that this house urges the government to modify the ATR and calls upon the Prime Minister to take immediate action against the persons indicted by the Commission. श्रीमान, जिस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं वह कोई सामान्य विषय नहीं है। हम सभी जानते हैं कि आज़ाद भारत में, भारत की राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार की बर्बरता हुई है और केसधारियों के ऊपर हमले हुए हैं, मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत की यह एक अपने में मिसाल है। यह कोई एक राजनीति का विषय, यह राजनीति का भी विषय नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सचमुच इस सरकार की विश्वसनीयता का प्रश्न है। सुनो शांति से, गुजरात में सब बातें नहीं। गुजरात की रिपोर्ट आएगी तो फिर चर्चा, गुजरात की रिपोर्ट आएगी तो उस पर चर्चा कर लेंगे। और यह संसदीय लोकतंत्र की यह एक विश्वसनीयता का प्रश्न है मान्यवर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह विषय जिस पर चर्चा करने के लिए हम खड़े हुए हैं निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है। और जब इस दिल्ली में हुई बर्बरता पर भी हम नजर डालते हैं तो हमें देखते हैं या तो 1739 में नादिर शाह के द्वारा इस दिल्ली में इस प्रकार की बर्बरता की गई थी, अथवा उसके बाद 1984 में इस प्रकार की बर्बरता और इस प्रकार का नरसंहार इस भारत की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है। नानावती कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें कहीं दो मत नहीं कि जो भी रिपोर्ट आई है वह 21 वर्ष के बाद आई है। माफ करना, बहुत बता दूं, आपकी पार्टी को टाइम 42 मिनट दिया है। कितना? 42 मिनट। और भी बोलना चाहें तो समय छोड़ देना उनके लिए। श्रीमान, जो उस समय पैदा नहीं हुए होंगे वह युवा हो चुके हैं, और जो उस समय युवा हो चुके थे आज वह वृद्धावस्था की दहलीज पर जो है खड़े हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ यदि कोई अत्याचार होता है श्रीमान, तो निश्चित रूप से वह एक चिंता का विषय होता है, वह एक निंदा का विषय होता है। लेकिन किसी ऐसे समुदाय के साथ, किसी ऐसे वर्ग के साथ यदि कोई अत्याचार हो, जुल्म हो, जिस समुदाय का भारत के स्वाभिमान की रक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान हो, भारत की आज़ादी में जिसने कि बलिदान किया हो, जिसका भारत को आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान हो, तो निश्चित रूप से यह विषय केवल निंदा का ही विषय नहीं होता है, बल्कि यह विषय एक राष्ट्रीय शर्म का विषय बन जाता है। हम सभी जानते हैं कि सिख समुदाय ने आज़ादी की लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, और मुगलों के शासनकाल से लेकर और आज तक भी जब भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न हम देशवासियों के सामने आया होगा तो उसमें अहम भूमिका का निर्वाह
इस सिख समुदाय ने किया है। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल कांग्रेस लोगों का ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोगों का, चाहे कोई किसी जाति मजहब का क्यों न रहा हो, चाहे कोई किसी राजनीतिक पार्टी का क्यों न रहा हो, सबको पीड़ा पहुंची थी, सबका दिल दहला था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का नरसंहार का सिलसिला केवल भारत की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में प्रमुख केंद्रों पर प्रारंभ हुआ, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। नानावती कमीशन की यह रिपोर्ट आने के बाद श्रीमान अब यह जाहिर हो चुका है कि इस प्रकार के कातिलाने हमले को, इस प्रकार के नरसंहार को किसने प्रोत्साहित करने का काम किया। यदि मैं यह कहूं कि सचमुच आजाद भारत के इतिहास में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मैसेकर यदि पहली बार यदि कभी हुआ है तो 84 में हुआ है, तो यह कहना अक्षयोक्ति नहीं होगा। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। मैं आता हूं, आ जाएगी रिपोर्ट, चर्चा कर लेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। श्रीमान मैं यह भी कह रहा था कि यह सरकार अल्पसंख्यकों की हिमायती बनती है। हिमायती बनती है, बार बार दावा करती है अल्पसंख्यकों का हिमायती बनने की और उनका अलंबरदार बनने की, और यह भी कहती है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा कोई भी सरकार इस देश में दे सकती है तो वह कांग्रेस की ही सरकार दे सकती है, क्योंकि यह सरकार सेकुलर पार्टी की है, यानी कांग्रेस पार्टी यह सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है। लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं श्रीमान कि हमने आजाद भारत में जो कुछ भी देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि सचमुच आज इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कम्युनल यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी है। और मैं तो श्रीमान याद दिलाना चाहूंगा वो 1916 की लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात को स्वीकार यदि किया था तो कांग्रेस के अधिवेशन में ही कांग्रेस के लोगों ने ही उसे स्वीकार किया था। घटनाएं तो कई मैं दे सकता हूं लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि उड़ीसा में गाहन स्टेन की हत्या होती है निश्चित रूप से वह निंदा का विषय है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। तब आपका चेहरा तमतमा उठता है। जब मैं देखता हूं कि बेस्ट बेकरी का कांड होता है तो उसकी निंदा की जानी चाहिए, उसके कारण मन में गुस्सा पैदा होता है तो उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, उसके कारण चेहरा तमतमा जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं श्रीमान यही सदन है कि जिस प्रकार का कातिलाना हमला इस हिंदुस्तान में केसधारियों के ऊपर हुआ, जिस प्रकार से गाहन स्टेन की हत्या के बाद आपका गाल लाल हुआ था, आपका चेहरा तमतमाया था, जिस प्रकार से बेस्ट बेकरी कांड के बाद आपका चेहरा तमतमा उठा था, आपके चेहरे के गाल का रंग लाल हो उठा था, तो केशधारियों की हत्या के बाद उस प्रकार की लालिमा आपके चेहरे पर नहीं देखने पड़ी, उस प्रकार का गुस्सा आपके चेहरे पर देखने को नहीं मिला। कैसे यह दावा किया जाए? क्या आप अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, उनके अलंबरदार हैं, उनको सुरक्षा देने वाले हैं? मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से भी यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के, इसमें दो राय देंगे। मानवता की रक्षा आप करने की कोशिश करते होंगे, किस सीमा तक कर पाते हैं तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन करनी चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। हम सभी जानते हैं एक विज्ञान का नियम है, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं यहां पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हम हिंदी में ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर हम ये कहते हैं कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, यानी यह होल यूनिवर्स जब एग्जिस्टेंस में आया होगा, जब यह पूरी सृष्टि जब अस्तित्व में आई होगी, उस समय जितनी ऊर्जा रही होगी, जितनी एनर्जी रही होगी, आज भी किसी न किसी रूप में उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही एनर्जी विद्यमान है। तो विज्ञान के इस नियम से यह बात सिद्ध हो जाती है कि निश्चित रूप से इस सृष्टि में न कुछ घटता है न बढ़ता है, न कुछ पैदा होता है न नष्ट होता है। यदि कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है
तो प्रश्न ये उठता है, क्या घटता है, क्या बढ़ता है? तो प्रधानमंत्री जी, इस सृष्टि में यदि कुछ घटता है, बढ़ता है, तो मानवता और दानवता ही घटती और बढ़ती है। जब मानवता बढ़ जाती है तो पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में अमन चैन का माहौल बन जाता है। लेकिन जब मानवता घट जाती है, दानवता बढ़ जाती है, तो किस प्रकार के हालात पैदा होते हैं, इसकी सहज ही कल्पना कर सकते हैं। उसकी यदि मिसाल, यदि आपको मिसाल यदि देखनी है, तो वह दिल्ली में वह मिसाल देखी जा सकती है। सब तो सब केवल दिल्ली हो, कानपुर हो, रांची हो, धनबाद हो, डाल्टनगंज हो, माने, और केवल इन स्थानों पर सामान्य व्यापारी, सामान्य केसधारी की हत्या नहीं की गई। ऐसे केसधारी जो अपनी जान हथेली पर लेकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम करते हैं श्रीमान, ऐसे 38 सिख फौजियों की भी हत्या की गई। उन्हें पकड़कर आग लगा दी गई, उनकी जान ले ली गई। किन किन घटनाओं की श्रीमान मैं यहां पर चर्चा करूं? सजा का जहां तक सवाल है, यह किसी से छिपा नहीं है। सजा तो किसी को नहीं हो पाई, पुरस्कृत होते रहे लोग। कल एक सज्जन को त्यागपत्र भी देना पड़ा है। क्यों यह इस प्रकार का पुरस्कार दिया जा रहा था? मैं आगे आकर पूछूंगा कि उनके बारे में भविष्य में आपने किस प्रकार से पुरस्कृत करने के लिए सोचा है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी, शायद नानावती कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त होते ही आपने यदि कार्रवाई की होती, अथवा कुछ रिएक्ट किया होता, कुछ कमेंट दिया होता, तब तो बात समझ में आती कि नहीं, वास्तव में जो कुछ भी 84 में हुआ है, 84 में हुआ है, उसको लेकर आपके मन में भी दर्द है, पीड़ा है। लेकिन आपके द्वारा कुछ नहीं किया गया। एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जो आई है, एक्शन टेकन रिपोर्ट में जिस तरीके से कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश की गई है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन कल आपने एक सज्जन से त्यागपत्र लिया, और जिस सज्जन से आपने त्यागपत्र लिया, जिस मंत्री जी से त्यागपत्र लिया, उन्होंने सीधे आपको त्यागपत्र नहीं दिया। त्यागपत्र दिया तो कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी को त्यागपत्र दिया। यदि हिंदुस्तान के लोग ये कहते हैं, हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। प्रधानमंत्री जी, मंत्री तो आपने नॉमिनेट किया था, तो त्यागपत्र देने के लिए कांग्रेस की अध्यक्षा महोदया के पास क्यों चले गए, यह बात नहीं समझ में आती। इसीलिए कभी कभी हिंदुस्तान के लोग यह कहते हैं कि पहली बार आजाद भारत में ऐसा हुआ है कि एक नया पद सृजित हुआ है, क्रिएट हुआ है, वह सुपर प्राइम मिनिस्टर का क्रिएट हुआ है। शायद आपने उस मंत्री को जिसे आपने नॉमिनेट किया था, उसने आपको त्यागपत्र देना उचित नहीं समझा, बल्कि और मैं समझता हूं कि आपको पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए ही इस प्रकार का फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। और आपको सब आप बोलिए, शुरू करिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने श्रीमान किसी का नाम नहीं लिया। श्रीमान 84 में जब यह कांड हुआ, तो उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का जो एक स्टेटमेंट आया था कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। श्रीमान, इसका क्या मतलब होता है कि बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है? क्या इस सच्चाई को सारी दुनिया नहीं जानती कि जब धरती हिलती है तब बड़े से बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं? Let him speak. Please let him speak. और यदि धरती भी, Please take your seat. बोलिए। और श्रीमान, यदि धरती भी हिलती है तो धरती क्यों हिलती है? क्योंकि धरती के अंदर का टेम्परेचर जब इतना अधिक हो जाता है कि ऊपरी लेयर जब उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो पूरी धरती ही जो हिलने लगती है। क्यों ऐसे हालात पैदा हुए, यह भी एक विचार का विषय है। मैं इस स्टेटमेंट का मैंने इसलिए उल्लेख किया कि बेकाबू हो रहे हालात को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उस समय प्रभावी कार्रवाई तत्कालीन केंद्र की सरकार अथवा यहां की सरकार के द्वारा नहीं की गई।
अब जुडिशियल कमीशन बना, जुडिशियल कमीशन भी बना। श्रीमान, घटना तो 31 अक्टूबर 1984 की है। जुडिशियल कमीशन बन रहा है अप्रैल में 85 में, छह महीने के बाद। यानी इतने बड़े हादसे को, इतने बड़े नरसंहार को जितनी गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए था, उस समय की सरकार ने उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया। 6 महीने के बाद आपने कमीशन बनाने की जो है जहमत उठाई। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि श्रीमान की 84 का जो यह कार्नेज था, वह एक उस समय की सरकार की संवेदन शून्यता और उसकी अकर्मणता का ही यह परिणाम रहा है। जस्टिस रंगनाथ मिश्र कमीशन भी बैठा था, मैं उसकी चर्चा यहां पर करना चाहूंगा। उन्होंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा है, विशेष रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम लिया है। लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दिल्ली के कानून और व्यवस्था का प्रश्न सीधे केंद्र सरकार से, सीधे होम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बीच में एक माध्यम है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन आज वह लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या बोल रहे हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर का यह कहना है कि आई नो आई विल अगेन बी मेड ए स्केपगोट टू शील्ड द हायर अप्स। Mr. Gawai claimed the carnage was not on account of any errors on his part, but rather because the Rajiv Gandhi government at the center deliberately delayed calling in the army when the mass killing began on November 84. यह उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हैं। उनका आगे यह भी कहना है कि when Rajiv Gandhi called him on November 2, 84, told him, Gawai ji, you are a heart patient and you should now take rest. और उस बेचारे ने रिजाइन किया, त्याग पत्र दिया, वो चले गए। ऐसे क्राइसिस की पीरियड में यह बात क्यों कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या केवल इसलिए कि उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर गवई बार बार यह कह रहे थे कि मिलिट्री भेजिए, मिलिट्री भेजिए, और मिलिट्री नहीं भेजी जा रही थी, यही उनका अपराध था। और हम सभी जानते हैं कि श्रीमान कि दिल्ली की कानून और व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण गृह विभाग का होता है। और उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे उस समय कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था। उस समय कुछ सांसद थे, कुछ वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस की, जो कुछ कहा करते थे, उस समय के प्रधानमंत्री जी वही किया करते थे। वह सब सारे के सारे लोग हमसे खिलाफ थे। इसकी भी चर्चा उन्होंने की है। और उन्होंने कहा कि मैंने तो तत्कालीन होम मिनिस्टर मिस्टर नरसिम्हा राव से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह मिले नहीं। 3 दिन तक वह कहां थे इसका पता नहीं चल पाया। और जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता। और मैं ठीक है बोलने दीजिए। और इसमें जस्टिस कैसे हो पाती, कैसे जांच? आप चुप रहिए, ये अकेले ही बहुत है। श्रीमान जांच कैसे सही तरीके से हो पाए? नानावती कमीशन बराबर रंगनाथ मिश्र कमीशन के रिकॉर्ड मांगता रह गया, लेकिन गृह मंत्रालय के द्वारा रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट अथवा जो कुछ भी फैक्चुअल्स थे, वह जो है नानावती कमीशन को उपलब्ध नहीं कराए गए। तो अब किसी के ऊपर आरोप लगाते समय प्रोबेबल अथवा वेरी प्रोबेबल शब्द का प्रयोग यदि नानावती कमीशन न करे तो वह क्या करे? यह मजबूरी है। और मैं यहां पर देना चाहूंगा रिपोर्ट की मिस्टर नानावती कमीशन की रिपोर्ट में जो कहा गया है, श्रीमान 13-14 तक जस्टिस मिश्रा कमीशन 383 affidavits were submitted to the commission to show that some Sikhs had distributed sweets on coming to know about assassination. No, sorry. Though the full record of Justice Misra Commission didn't become available to the commission, it was decided to proceed with the inquiry as it became clear from the affidavits filed on behalf of the concerned authority that in spite of their efforts,
द रिमेनिंग रिकॉर्ड वाज नॉट अवेलेबल। तो ऐसे हालात में यदि वह सीधे यदि वह पॉइंट आउट करना चाहेंगे इन्होंने फला 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 यह अपराध किया, तब तो यह कह देते कि नहीं, यह सचमुच अपराधी थे। और कमीशन जब कभी भी कोई रिपोर्ट देता है तो सीधे किसी को अपराधी नहीं कह सकता है, वह कुछ संभावनाओं के आधार पर ही अपनी रिकमेंडेशन देता है। अब उसका अपराध यदि जस्टिफाई होता है, तय होता है, तो वह अदालत में तय होता है श्रीमान। लेकिन उस मंत्री जी से आपने त्यागपत्र ले लिया है, लेकिन त्यागपत्र लेना ही पर्याप्त नहीं है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, उन्हें सजा दिलाने की भरपूर कोशिश सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। उस समय यह भी इस कमीशन की रिपोर्ट में आया है श्रीमान कि लोग पकड़े जाते थे, और यह भी कमीशन की रिपोर्ट में आया है कि कुछ कांग्रेस आई के नेताओं के दबाव में जो पकड़े जाते थे लोग, वह छोड़ दिए जाते थे। मैं बिहार के इस समय झारखंड में वह जनपद है पलामू, उसकी चर्चा करना चाहूंगा। डाल्टनगंज में एक अरविंद कुमार करके एक एसपी हुआ करते थे, उग्र भीड़ के ऊपर जब उन्होंने अपनी फायरिंग की अपने रिवॉल्वर से, तो दूसरे ही दिन उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। माननीय सदस्य, आपके 20 मिनट हो गए, ध्यान रखिए समय का। उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने जो कुछ भी हुआ है श्रीमान, इसमें कहीं दो राय नहीं कि उस समय की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आई के लोगों के सह पर हुआ है। और ज्ञानी जैल सिंह जी उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। जैसे लगता है कि उनकी भी एक असहाय की स्थिति हो, और एक से एक दिग्गज लोग उस समय उनसे मिले थे श्रीमान, एक से एक दिग्गज लोग उनसे मिले, और उनके सामने जो उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, मिलने वालों के नाम की चर्चा करना चाहूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोरा, एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह, यह सब सारे लोग उनसे मिले। उस समय प्रेसिडेंट महोदय ने, तत्कालीन श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने यह कहा कि आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विद होम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, आई सजेस्ट यू टॉक टू हिम। और साथ ही यह भी कहा कि आई डिड नॉट हैव द पावर टू इंटरव्यू। इतने असहाय हो गए। मुझे लगता है सभापति जी, आज के हमारे प्रधानमंत्री जी भी सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन वह भी एक असहाय की स्थिति में है और वह लाचार है। अब एक्शन टेकन रिपोर्ट में, चाहे वो मिस्टर जगदीश टाइटलर हों, चाहे वो सज्जन कुमार हों, चाहे वो मिस्टर भगत हों, इन सब सारे लोगों के बारे में श्रीमान मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने त्यागपत्र उनका ले लिया है, ठीक है, यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो कमीशन की रिपोर्ट में है, मैं इसका उल्लेख कर सकता हूँ कि सचमुच किस प्रकार से उनकी इस दंगे को, इस नरसंहार को भड़काने में उनका योगदान रहा है, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ करना मैं बहुत आवश्यक नहीं समझता हूँ। मिस्टर सज्जन कुमार आज भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कमीशन ये लिखता है श्रीमान उनके बारे में, कमीशन recommends examination of only those cases where the witnesses had made accusations against Sajjan Kumar specifically. ATR कहती है FIR in Sultanpuri police station registered against unknown persons, Kumar not named as accused. ये ATR है। मैं यहाँ पर मैं देना चाहूँगा श्रीमान, कमीशन की उस रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूँगा कि सज्जन कुमार जी वहाँ पर मौजूद थे। श्रीमान, इसमें है ब्लॉक A तथा B में रह रहे व्यक्तियों के शपथ पत्रों से पता चलता है कि दिनांक 1/11/84 को सुबह 8 से 9 बजे के बीच लगभग 500-600 व्यक्तियों की भीड़ B2 पार्क के निकट इकट्ठी हुई और स्थानीय कांग्रेसाई सांसद श्री सज्जन कुमार ने उसे संबोधित किया, जिन्होंने उसे यह कहकर उकसाया कि सरदारों ने हमारी इंदिरा गांधी को मारा है, अब सरदारों को मारो, लूटो और आग लगा दो। भीड़ नारे लगा रही थी, खून का बदला खून और सरदारों को जान से मार। आज वह सांसद हैं, लोकसभा में बैठे हुए, आप उनसे त्यागपत्र की मांग नहीं कर सकते, आप उनको पार्टी से एक्सपेल नहीं कर सकते। क्या हो रहा है हिंदुस्तान? श्रीमान, इसको हल्के तरीके से मत लीजिए। जो कुछ भी आप
सबने किया है, हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। सारी चीजें उजागर हो चुकी हैं। और श्रीमान डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन है दिल्ली सरकार का, जो कैबिनेट है, और श्रीमान माब को लीड कर रहा था एसएचओ। अधिकारियों को बुलाकर कहा जाता था यह माब लेकर जाओ। यदि कोई ईमानदार अधिकारी यदि कुछ अपराधियों को गिरफ्तार करता था तो थाने में जाकर यह सांसद और कांग्रेस के नेता उसे बचाने की कोशिश करते थे। टाइम खत्म हो रहा है। कमलनाथ जी के बारे में चर्चा कुछ नहीं हुई। टाइम खत्म हो रहा है माननीय सदस्य कि कमलनाथ जी वह भी वहां पर गए थे। क्या है अब उसका बहुत विस्तार में जाकर मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि वह वहां पर मौजूद थे। उसके बाद भीड़ अधिक हो गई और उस समय उस भीड़ में कांग्रेस नेता और नेता श्री कमलनाथ और श्री बसंत साठे दिखाई दिए। वहां पूरी भीड़ से वह बात कर रहे थे। गुरुद्वारे के ऊपर बाप के द्वारा हमला किया जा रहा था। अब इसको आपको देखना है प्रधानमंत्री जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके ही एक वरिष्ठ मंत्री इस समय श्री रामविलास जी पासवान ने भी कहा है किस प्रकार का जुल्म उनकी आंखों के सामने ढाया गया है, उसका भी संज्ञान आपको लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त शास्त्री जी धर्मदास जी साहब पता नहीं कहां चले गए। आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि उनको इस बात का गिला है कि साहब मेरे ऊपर नानावती कमीशन ने उंगली उठाई है, उसके बाद भी कोई कांग्रेस का नेता मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है। इस बात की उनको शिकायत है। अब निष्कर्ष इसका निकाला जा सकता है सिर्फ। और उनके बारे में कमीशन ने रिकमेंड किया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए और उनको फर्दर समय हो रहा है। बस अब उसमें यह लिखा नॉट नेम्ड एज एन एक्यूज इन ATR में लिखा है श्रीमान नॉट नेम्ड एज एन एक्यूज इन राइट रिलेटेड FIR बट FIR सेज गवर्नमेंट विल लुक इनटू मैटर। तो गवर्नमेंट कब देखेगी? 5-6 महीना तो रिपोर्ट आए हुए हो गया। अभी देखते हैं कि कब तक गवर्नमेंट इसमें देखती है। भगत साहब के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। यह जब जाहिर है कि मिस्टर HKL भगत का उस पर हाथ था, लेकिन कमीशन ने चूंकि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए यह कहा है कि हम इस केस को परस्यू नहीं करना चाहते। लेकिन सब मिला जुलाकर मैं यही कहना चाहूंगा श्रीमान कि संसदीय लोकतंत्र से इस देश की जनता का विश्वास न उठ जाए, सरकारों पर से इस देश की जनता का विश्वास न उठ जाए। अब उसके बाद राजनीतिक पार्टियों पर से तो विश्वास लोगों का धीरे धीरे उठ रहा है और जिस प्रकार की हरकतें इनके द्वारा हो रही हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों के बारे में आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट में कहा है कि वह रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं मांग करता हूँ आज श्रीमान कि भले ही वह रिटायर हो चुके हैं, यदि वह जिंदा हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें दंडित कराए जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। उनके गले को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कंपनसेशन समान रूप से पूरे देश भर में जहां जहां पर इस प्रकार के हादसे हुए हैं वहां पर दिए जाने चाहिए। उनके पुनर्वास की, रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था वह की जानी चाहिए। और जितने भी अपराधी हैं, चाहे उनका कद कितना भी बड़ा हो, सारे अपराधियों को प्रोसिक्यूट कराए जाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जो भी होना चाहिए वह टाइम बाउंड होना चाहिए। 21 साल का समय गुजर चुका, वह टाइम बाउंड होना चाहिए। ATR को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। ठीक है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा केवल दिल्ली तक जांच को सीमित मत रखिए। प्रधानमंत्री जी, इस हिंदुस्तान में जहां जहां भी इस प्रकार का नरसंहार हुआ है वहां पर आप उसकी जांच करवाइए। जो राहत आज भी दी जा सकती है वह उनको राहत दीजिए। और अंतिम बात यह कहना चाहूंगा श्रीमान कि जिन भी नेताओं का, कांग्रेस आई के नेताओं का इस रिपोर्ट में नाम है, भविष्य में कभी उन्हें पुरस्कृत मत करिएगा। कांग्रेस आई के फरज के रूप में जब तक आप प्रधानमंत्री रहिए, कम से कम तब तक उन्हें मत स्वीकार करिए। यही अनुरोध करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बात समाप्त करना। मोशन मूव श्री अश्विनी कुमार। Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, I rise to take part in a debate whose genesis we trace back to a colossal national tragedy that struck this country in 31st October 1984. Sir, a serving Prime Minister
mother to the nation and leader of millions of Indians, fell victim to the assassin's bullet. What followed was indeed a national tragedy of the greatest magnitude. It would remain for long a wound that struck at the core of the national conscience. It is in that context, sir, that we discuss this report, the 9th in a series of reports that sought to heal the wounds of the nation and bring to justice those guilty of the crimes against humanity. It would therefore be my endeavor, sir, not to make this debate into a partisan debate, but to draw attention of this august House and through this august House of the nation to that we must consider and to the challenges that we face in the future. So 31st October 1984 was akin to that moment in history when, as someone said, centers cease to hold and nations are called upon to find their feet, their space, and to reassert their ethos and their conscience. A violent mob in Delhi and in some other parts of the country reacted in the manner that it did. Totally indefensible. No one in his right mind can directly or indirectly defend the gruesome acts that followed the assassination of late Shrimati Indira Gandhi. We then, sir, sought about devising mechanisms to heal the wounds and to apply balm to those who were affected and to ensure that such incidents would not recur. And in that series, the Nanavati report came out with certain recommendations. The substance of the report on the political side decisively and unambiguously exonerates the top leadership of the Congress party, which for 21 long years had been victim of an insidious but an orchestrated campaign of calumny and viciousness. That lie, sir, stands nailed. The Commission did point a finger at a few individuals and made 10 recommendations in all. 9 recommendations, sir, were accepted in toto as indicated in the ATR. There was a difference of opinion with respect to action against one individual. That also, sir, has since been accepted, and the resignation of the minister must finally put a lid on that aspect as well. After the Prime Minister's statement in the Lok Sabha yesterday, sir, this nation cannot be in doubt as to the resolve of the government, as to the commitment of the Congress party to effectuate full and complete reparation in the form of restitution, compensation, rehabilitation, succor to all those who were affected. The Prime Minister and the Home Minister
have also in their respective statements assured the nation through their address in the Lok Sabha that all possible steps that are required to be taken to correct the aberrations in the delivery system of justice and to ensure full and total responsiveness of the administration if such events were to recur should also leave none in doubt as to the commitment and resolve of this government and of the Congress Party. But sir, there is a much wider element in this debate. I have heard, as I always do, with great attention to what Rajnath Singh ji had to say. I was disappointed, sir. I had thought that this debate would not be used to score political points. The tragedy was too great. The agony is indescribable in words, and it would need a lot of wisdom, sagacity, generosity, and commitment to ensure that such aberrations do not wound the conscience of the nation yet again. But what do we see, sir? In stark defiance of the conclusions of the report, which have nailed the lie against the Congress, it was again asserted that Congress was responsible for the carnage. Here is a party who asked one of its ministers to go, even though we are convinced that in law there is no case of culpability against him. And this party and this government is being called to account by those whose hands are sullied in the bloods of thousands of people in Gujarat. Sir, I can understand a political party seeking to make a political point. But these are issues of morality. These are issues of political morality. These are issues that confront the ethos of a nation. All that the nation stands for are the values of the republic. I should have thought that the level of the debate would be raised so that in our collective wisdom we can give a direction to the people and take direction from the felt sensitivities of the people. Sir, I would like to congratulate the Prime Minister and the government for being responsive to the felt perceptions and sensitivities of the people. The Prime Minister said in so many words that the sentiments of the people of India would be respected. Ultimately, sir, it is perception that promotes reality to meaning. And in that vein and in that spirit, we have abided by the sentiments of this House, by the sentiments of the people of India. We are not oblivious of the fact that the wounds of '84 still fester in the hearts of people. I come from Punjab, sir, and I know what 1984 riots meant and what the assassination of Srimati Indira Gandhi meant to the multitude of the people of India. I implore you, sir, particularly my esteemed friends of the Akali Dal, not to discuss this grave and critical issue in an idiom that would incite passions. It has taken a lot of blood and many years of turmoil to get our country back on its feet. In seeking to score political points, let us not derail the process of reconciliation that is now finding firm ground in the conscience of this nation. Sir, this debate is important. It is important because it is my belief that it would cement the foundations of democracy. I am gratified and grateful to you, Mr. Chairman, sir, for having permitted this debate. Because through this debate, we ought to focus on the injustices and the tragedies
that struck our nation only to ensure that such tragedies do not recur. And in that spirit, sir, I rise only to make a point that man's inclination for injustice makes democracy necessary, and man's capacity for justice makes democracy also necessary. And therefore, sir, in exercising our democratic rights today in this House of expressing ourselves, the purpose should not be to fix liability where none can be fixed, and where in fact it has been denied by the successive commissions, but to tell the nation that the entire political spectrum in this country speaks in one voice to ensure that these instances would not recur. That, sir, should be the focus of this debate, and it is in that spirit, on behalf of my party, that I rise to take part in this debate. Sir, justice is the final measure of power. I make bold to state, sir, that we need to ensure that justice is not only done, but is seen to be done. And in that context, the Prime Minister has stated that every single suggestion and recommendation made by Justice Nanavati towards the securing of justice to those who are aggrieved shall be taken. I only would like to conclude by adding, sir, that we in this country are not committed to rough and ready and roughshod justice. We have a constitution. We have an established procedure of law through which culpability and guilt is to be fixed. In our anxiety to demonstrate our resolve to bring the guilty to justice, let nothing be done that is outside the ambit of law, that does not measure up to the constitutional requirements, so that nations should not accuse us of compromising one value of the Republic in order to subserve the other. We are capable of, it is within our genius, sir, to reconcile the two imperatives, to ensure justice according to law. That is the burden of my intervention, and that is what I recommend to this august House. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, sir. I think the issue that we are discussing today under Rule 170 of the Rules of Procedure has really have a changed context after the debate that had taken place in the other house. And I think it is also apparent in the submissions of the two honorable members who have spoken. The sting is gone. Therefore, I think we need to premise this debate on a different footing altogether. And it is precisely because of this feeling, I think that a discussion under 170 is singularly inappropriate to have the debate in the manner that we should. I think the basic issue here is how can we use this opportunity to devise more inclusively by all sections of the House a response or preparedness of the Indian society, which essentially is has a composite culture, has a plural culture. How do we prepare the Indian society so that we can avoid the monumental human tragedy that really overtook our nation in those fateful days of 1984. I think that should have been the particular context of the debate here in Rajya Sabha today. And therefore, sir, with all due regards to our friends of the opposition, I think 170 is a singularly inappropriate mechanism to do that, because this is not a time for acrimony. I think there are issues on which all of us have to look at ourselves, introspect, and try and see how we can avoid that eventuality.
I say this, sir, with a great sense of regret and great emotion. Because, sir, I mean, I think collectively, all of us, we have displayed the singular failure of the Indian nation to deal with the Gori incidents of 1984, in the sense that 21 years on and after having 9 commissions, we have failed in delivering justice. And, sir, the maturity of a democracy is perhaps lies more in the fact that if something untoward happens to the nation, how that can be dealt with in a mature manner, and to create that ground and to prepare the nation for such eventualities where recurrence of such events do not take place. And I think delivery of justice, a sense of fairness collectively by the nation, is the major strength that a mature democracy has to display. And I think, therefore, while we analyze what is there in the Nanavati Commission, what are the omissions and commissions of the government, more than that, perhaps concentrating on how not to repeat such mistakes is very important, because there is a great saying that those who tend to forget history are condemned to repeat it. I think that approach in this debate would be much more contemporary and much more relevant. And therefore, sir, I again reiterate my point, 170 is not the appropriate mechanism to discuss this subject today after what we had in the other house. Sir, I would like to say that what is the issue that we have to discuss? Because Nanavati Commission, sir, as you know, I mean, unfortunately, we did not have the advantage of your great position in the chair at that point of time. Honorable Chairman Krishna Kantji used to sit in that chair, and I think many of us here in that was present in the house on that fateful day, which triggered of the process which led to the formation of the Nanavati Commission. Now, I think from that very day, at least it was very clear to me that it was not intended to really deliver justice to people who have been victims. I mean, the circumstances made it apparent that Nanavati Commission was not intended to bring to book the guilty or to deliver justice those who are still knocking at the doors of law, of justice. Therefore, we are not really surprised with what Nanavati Commission has produced, because it was not intended to produce that background on the basis of which successful prosecution can take place. That is very apparent. I think we were well into the 0 hour. The chair had already ordered laying of papers, and in those circumstances, I have never seen a government act like that. And therefore, we see the terms of reference, and we see the result of the Nanavati Commission. I will not constrain this house with details from the report I think most of us have read, but it has lived up to the expectations who created the Nanavati Commission. And therefore, sir, we reject major parts of the Nanavati Commission, because it has not only not taken forward some of the recommendations of the past, it has actually turned the clock back. Therefore, sir, what we feel, that the government has taken certain steps in clearing some of the air about implementing the recommendations of the Nanavati Commission. And I think, surely, a couple of things, I think, which should also be mentioned. I think it was so eloquently put by the Honorable Prime Minister yesterday, that it is not only about the nitty-gritty legal issues. You see, this is not a debate about lawyers and putting across legal arguments in a fine language. We are talking in terms of healing an entire nation, a very important community which has played a glorious role in the history of our
freedom struggle, and thereafter in the building up of new India, it is a question of delivering a healing touch to them. Therefore, sir, names have to be taken. Those who have been indicted, like the minister has retired, but in precisely what manner the government would like to deal with the case of Sri Jagdish Titler, the erstwhile minister, will have to be spelled out by the Honorable Home Minister. How to deal with the issue of Mr. Sajjan Kumar, who is a member of our other house, I think specifically, I think there is no wrong. I mean, this will be the strength of the government, that the government is equal to none in dealing with the immediate issue of overcoming the challenge and the failure that we have suffered in the past of not being able to deliver justice from that constructive point. Because, sir, the issue here is, why did it happen? I accept, even if I accept, and I have no hesitation to accept, the commission has said it, all of us will know, that some sections of the Congress party was involved. But is it possible, if we accept this, that the organized nature of the violence was just spontaneous? If we accept that, then we will also have to accept the theory of action and reaction propounded by Newton and most famously repeated by some of the members in some other context. I think therefore, as a modern nation, as a plural democracy, we cannot accept that logic that these were spontaneous reactions. There was an element of organization. I'm not going into partisan debate. But the issue is how to really uproot from the very ground that processes which lead to such organized response, howsoever a tragic event may be. That is the challenge. And I think, therefore, the question is that what will be our position vis-a-vis the politics of communalism, vis-a-vis the politics of hate, vis-a-vis the politics of division. As a nation, as a government, as a modern state, what will be our resistance of evolving and fine-tuning our democratic institutions so that there can be a re-secularization, strengthening and reinforcing the very fabric of our national unity? I think that is the context, and where I think there is a possibility. If people who talk of pseudo-secularism believe in secularism, if those people who talk of uniting India, at least what they profess, if they join in, I think there can be an inclusive debate. And there can be a meaningful suggestion, and all those can be taken together. Because ultimately, sir, we are a mature democracy. Sir, I think the Honorable Prime Minister the other day had brought out, had released this seminal work by Professor Amartya Sen, The Argumentative Indian. What is the strength of our democracy? The strength of our democracy is dialogue. And we in India, from the ancient times, have that tradition. How we, in the new context, we can reinvent ourselves. Where we don't say, Garv se kaho hum Hindu hai, Fakar se kaho hum Musalman hai. All these issues, they have an immediate socio-economic context, a cultural context. How do we, as a modern nation, unitedly, as a polity, face that challenge? Sir, I think that is the heart of the debate today after what happened. I think it is very, very important to deal with the culprits, those who have committed these kind of gory crimes. And I think the government should ensure and assure us that how they will deal with, how cases which were dropped have to be actually rebuild those cases, because we know in times of such tragedies, people have a fear to go to police stations, particularly if the perpetrators of the crime, if they are mighty and powerful. We have to ensure, we have to reassure the people who have been victimized that
we can get information, and it's very important that not only are we fair, but also appear to be fair. Because this is very important, because next the question of Gujarat is coming up. I'm not saying this to really score a political point. See, this very question will come up. Supreme Court has made some observations about Narora Patia case. How do we deal it? If we deal with this Nanavati Commission and its aftermath in a partisan manner, can we deal with what happened in Gujarat in a fair manner? And if we cannot do that, can we stand up as a modern nation, as a great democracy in South Asia? These are very important questions, sir. We are a multi-religious society. We are a multi-ethnic society. Our unity is in our diversity. How to deal with this, and this in a globalized context? New issues are coming up. Question of identity. I think these are issues, and I think yesterday the Honorable Prime Minister has set into motion a very larger debate about these very important questions, and for the kind of role that India is expected to play in the Committee of Nations. And this is very, very important. And I would therefore like to hear from the Honorable Prime Minister beyond what he has stated in the other house in terms of how we can really trigger off a process for that kind of a roadmap which India will embark upon, and people all over the world will assimilate from us. Thank you. Thank you. Daneshwar Mishra. धन्यवाद महोदय। बात तो बहुत पुरानी छिड़ी है, और नानावती कमेटी की रिपोर्ट जो 6 महीने से सरकार की फाइल में पड़ी थी, 20 साल 21 साल पुरानी घटना को फिर से कुरेद रही है। सबसे पहले तो जो लोग जितने हजार मरे हों, मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनकी एक फहरिस्त तैयार करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को, जो कोई भी सरकार चलाता हो या व्यवस्था करता हो, आपके लोग भी हो सकते हैं, इधर के लोग भी हो सकते हैं, कहीं बड़ा सा मॉन्यूमेंट लगा करके वो लिख के टांग देना चाहिए नाम कि ये गलती एक बार हम लोगों से हो गई थी और आने वाले लोग ऐसी भूल न किया करें। ये घटनाएं किसी कौम को बर्बाद करने के लिए भी काफ़ी होती हैं और किसी कौम को सुधारने के लिए भी काफ़ी होती हैं। जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में मुझे बहुत नहीं कहना है सर, क्योंकि मैं लड़कपन में जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तभी जजी इंक्वायरी में फंस गया था। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, एक जगह पुलिस ने गोली चलाई लड़कों पर, हमको भी 60-70 डंडा मारा, 5 लड़के मर गए। सुचेता जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने वर्किंग जज को इंक्वायरी के लिए अपॉइंट कर दिया, और बहुत दिनों तक इंक्वायरी के बाद जिन लोगों ने हमको पीटा था, बच्चों पर गोली चलाया था, टीयर गैस छोड़ा था, सैकड़ों घायल थे, उनमें से कोई भी सजा नहीं पाया और हम लोगों पर सेशन में मुकदमा चलने लगा। ये मेरे लड़कपन कब की पीड़ा है। इसलिए जब कभी इस तरह की इंक्वायरी की बात मैं सुनता हूं तो मान लेता हूं कि लिपापोती होने जा रही। जो असली मुलजिम है वो तो बचेंगे ही, ये मान के चलता। हम लोगों का छोटे छोटे अपराधी जब कत्ल कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री के यहाँ, दूसरी जगह पुलिस के बड़े अफसरों के यहाँ CID जांच के लिए बहुत सिफारिश करवाते हैं। CID जांच माने 2 साल के लिए केस टला, CID जांच कर रही है, अब वो न गिरफ्तार हो गए न कार्रवाई होगी। वैसे ही किसी मामले को टालना हो तो कोई कमीशन बैठा लिया जाता, और जितने कमीशन बैठते हैं किसी से कोई इंसाफ नहीं हुआ कभी भी।
और ये कमीशन नानावती वाला तो शायद गुजरात के मामले में भी बैठा है आप लोगों ने। अगर आप कह रहे हैं कि मुलजिमों को छोड़ दिया करता है तो आपको खुश होना चाहिए कि आप गुजरात के मुलजिमों को भी छोड़ दिया जाएगा। विपक्ष को खुश होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ मुलजिम और लोग हैं। और नानावती साहब कैसे जज हैं मैं नहीं जानता।